एपिसोड 93 विधान तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगा। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे। ये कहकर उसने गुरूर के हाथ को पकड़ा और बोला, आई थिंक अब हमें वापस मसूर चलना चाहिए। तुम्हारे डैड को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो वापस घर चले जाएंगे। उनके लिए मैंने अपने कुछ अलग से नौकर रख दिए हैं जो उनके अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि उसने यहाँ रहने का प्लान बना लिया था। लेकिन विद्युत जिस तरह उसे जबरदस्ती लेकर जाने की बात कर रहा था, वो कुछ समझ नहीं पाए। तभी विनय ने एक नज़र विद्युत को देखा और फिर वो आखिर में लाचार होते हुए बोले, कोई बात नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी उसे मेरे साथ नहीं रहने दोगे, इसलिए मैं जिद भी नहीं करूँगा। तुम उसे लेकर जा सकते हो। ये सुनकर गुरूर ने कहा, डैड आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपके साथ रुकना चाहती थी, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। उसके जवाब में विनय ने कहा, बेटा मैं हमेशा से अकेले ही रहा हूँ और आगे भी रह लूँगा। मेरे पास मेरे असिस्टेंट है जो मेरा ध्यान रखेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ और विद्युत के साथ खुश रहो। एक बाप होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो। इसके जवाब में गुरूर अभी कुछ कहती उससे पहले ही विद्युत गुरूर को वहां से ले जाते हुए बोला, आपका शुक्रिया, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये कहते हुए वो उसे लेकर वहां से बाहर निकल गया और वही विनय बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए। तभी कुछ ही देर में विनय का असिस्टेंट अंदर आया। असिस्टेंट को देखते ही विनय ने कहा, क्या खबर लाए हो? क्या पता चला किसने नोटिस भिजवाया था? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, मिस्टर विद्युत ने कुछ देर पहले ही अपने जासूस भेजकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है और पता चला है कि ये एक फेक नोटिस था जो आप तक पहुंचा है। कोई आपको मारना चाहता है। जैसे ही विनय ने ये सुना वो हैरान रह गए। विनय ने जैसे ही ये बात सुनी वो हैरान रह गए और हैरानी के साथ बोले, क्या वाकई वो फेक नोटिस थी? तुम सच कह रहे हो ना? कहीं ये झूठ तो नहीं है? इसके जवाब में असिस्टेंट ने कहा, नहीं बॉस, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी अभी मुझे इसके बारे में पता चला, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दो। आपको विद्युत के ऊपर बेवजह शक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये सारी बात सुनकर अब विनय ने कहा, वो आखिर कौन है जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? पता लगाओ कहीं ये रजनीश भाई साहब ने तो नहीं करवाया। ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, फिर तो इसमें आपकी मदद नितिन सर कर सकते हैं। नितिन का नाम सुनते ही विनय ने गुस्से के साथ कहा, उस धोखेबाज का नाम भी मत लो। ये सुनकर असिस्टेंट ने हिचकिचाकर कहा, वो हमेशा से आपके साथ थे। आप एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उन्हें खुद से दूर कैसे कर सकते हैं? फिर विनय ने दांत पीसकर कहा, वो कोई छोटी गलतफहमी नहीं थी, बल्कि जो भी सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। उसने विद्युत के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि जब कोई उसके बारे में अच्छी बातें करता है तो मुझे परेशानी होने लगती है। वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी विनय ने कहा, वापस से पता लगाओ कि ये सब कुछ किसने करवाया है। ये सुनकर असिस्टेंट ने अपना सर हिलाया और वहां से निकल गया। तो वहीं उसके जाने के बाद विनय ने खुद से कहा, मुझे अच्छे से पता ये सब कुछ रजनीश भाई साहब ने किया है। उन्हें पता चल चुका है कि मैं अब गुरूर का साथ दे रहा हूं और साथ में विद्युत भी है, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें क्या लगता है वो हमेशा मुझे अपने पैरों के नीचे दबे रखेंगे और मैं कभी ऊपर नहीं उठाऊंगा। इस बार मैं आपको माफ़ नहीं करूंगा रजनीश भाई साहब। ये कहते हुए विनय ने की आंखों में नफरत थी। तो वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। माइसौर में इस वक्त हाल में सुष्मिता और नीलेश जी अभी भी परेशान होकर बैठे थे, तो वही वैदेही भी वहीं सोफे पर बैठी उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। तभी सुष्मिता जी ने कहा, आप सबको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुरूर के डैड पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अभी तक वहाँ से कोई खबर नहीं आई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इसके जवाब में अभी वैदेही कुछ कह पाती उससे पहले ही गेट से विधांत अंदर की तरफ आया। विधांत और नव्या को एक साथ देखकर सुष्मिता जी ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, विधांत क्या तुम नव्या को अपने साथ लेकर आए हो? लेकिन नव्या तो गुरूर के साथ गई थी ना? ये कहते हुए वो विधांत को गुस्से से देखने लगी। तो वहीं विधांत ने भी गुस्से के साथ कहा, दोबारा से कभी मेरी बीवी को बिना मुझसे पूछे कहीं भी भेजने की कोशिश भी मत करिएगा। इस पर सिर्फ मेरा हक है, बाकी और किसी का नहीं। ये कहकर वो सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वही नव्या ये सारी बातें सुनकर गहरी सांस लेकर सुष्मिता जी से बोली, आप विधांत की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे बिना बताए चली गई थी। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारे बीच सब कुछ ठीक है।
ये सुनकर सुष्मिता जी ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, शुक्र है कि तुम दोनों के बीच सब ठीक है, वरना मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं विधांत ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तभी वैदेही ने सुष्मिता जी को घूरते हुए कहा, अंडरस्को, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इन दोनों के बीच चाहे जो हो उसमें हमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी विधांत जैसा पागल इंसान इस लड़की को सुधार सकता है। वैदेही की ऐसी बात सुनकर नव्या को अच्छा नहीं लगा और उसने वैदेही को देखकर कहा, अंडरस्को, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बिगड़ी हुई लड़की हूँ जिसे विधांत सुधर सकता है। ये सुनकर वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, तुम बिगड़ी हुई नहीं लेकिन बहुत ही बदतमीज लड़की हो। एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुम किसी और की पहचान से इस घर में रह रही थी। जैसे ही नव्या ने ये सुना वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त वैदेही ऐसी बातें करेगी। उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, ये तुम क्या कह रही हो? तभी वैदेही ने सभी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या आप सबको याद है जब कुछ वक्त पहले गुरूर बहुत अजीब बिहेव कर रही थी? वो बहुत अच्छी और संस्कारी बहू बन गई थी। ये सुनकर सुष्मिता और नीलेश जी कुछ और पहले की बातें याद करने लगे। कुछ वक्त पहले गुरूर वाकई बहुत अच्छा रिएक्ट कर रही थी और उन सब से बहुत अच्छा बर्ताव भी कर रही थी, जिस वजह से वह सभी बहुत हैरान भी थे, लेकिन उन लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। पर अब वो वैदेही की बात सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी नव्या तुरंत वैदेही को रोकते हुए बोली, अंडरस्को, वैदेही, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ चुप हो जाओ। नव्या को डर था कि कहीं वैदेही उसके बारे में सारी बातें ना बता दे, क्योंकि अभी वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन तभी वैदेही ने सभी की तरफ देखकर हंसकर बोली, अंडरस्को, आई होप आप सबको सारी बातें याद आ गई होगी। तो मैं आप सबको बता दूं कि उस वक्त जब गुरूर बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, तब वो एक्चुअली में गुरूर नहीं थी, बल्कि गुरूर की हमशक्ल ये लड़की नव्या थी। जैसे ही सब में ये सुना, सभी शॉक्ड रह गए और नीलेश जी हैरानी के साथ नव्या को देखकर बोले, अंडरस्को, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम इससे पहले भी इस घर में आ चुकी हो? नव्या का मुंह सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वो अपना सच सामने आने के बाद वो किस तरह रिएक्ट करें। तो वही वैदेही उसके पास आए और उसके कान में नफरत से बोली, अंडरस्को, मुझे गुरूर से भी नफरत है और गुरूर की शक्ल दिखाने वाली लड़की से भी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया आकर, अब तुम यहाँ खून के आंसू रोगी। ये सुनते नव्या ने दांत पीसकर कहा, अंडरस्को, वैदेही, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे काम करोगी। अच्छा हुआ कि गुरूर तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती। ये सुनते ही वैदेही ने गुस्से से दांत पीस लिया और फिर तभी सुष्मिता जी ने हैरानी के साथ कहा, अंडरस्को, नव्या बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जवाब दो, क्या ये सच है? क्या वाकई वो इंसान तुम थी ना कि गुरूर? नव्या से अब कुछ भी छुपाया नहीं गया, जिस वजह से उसने अपना से नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, अंडरस्को, वैदेही बिल्कुल ठीक कह रही है। वो गुरूर नहीं बल्कि मैं ही थी और मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी दोबारा से आप सबके सामने आऊँगी। अगर मुझे उम्मीद होती तो मैं कभी ऐसे काम ना करती। ये सुनते ही सुष्मिता जी ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भावनाओं के साथ खेलने की? तुम यहाँ गुरूर बनकर रहती रही और हम तुम्हें गुरूर समझते रहे, जबकि असलियत में तो तुम गुरूर थी ही नहीं। क्यों किया ऐसा तुमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारी गुरूर की जगह लेना चाहती हो, क्योंकि गुरूर मैसूर की महारानी है और तुम उससे दुश्मनी निकालना चाह रही हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा गुरूर की तरह दिखता है? उनके ऐसे इल्ज़ाम को सुनकर नव्या शॉक्ड हो गई और उसने तुरंत अपना सरना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे। तभी ये कहते कहते वो एकदम से रुक गई। उसे याद आया कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो ये सारी बातें कभी किसी के भी सामने नहीं लेकर आएगी और उसे चुप देख अब नीलेश जी ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि तुम झूठी और मक्कार हो। तुम जैसी लड़की से मेरा विधांत कैसे शादी कर सकता है? तुम जैसी लड़की हमारे वालिया खानदान में रहने लायक नहीं है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। नव्या दंग रह गई और वो हड़बड़ी के साथ बोली, अंडरस्को, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो इसलिए ये सब कुछ किया क्योंकि। एक बार फिर से ये कहते कहते नव्या रुक गई। उसने मन ही मन परेशान होकर कहा, अंडरस्को, मैं कैसे इन सब से बताऊं कि मुझसे ये सब कुछ मिस्टर विद्युत ने करवाया था, वो भी गुरूर का सच जानने के लिए। अगर मैंने ये सारी बातें कहीं तो बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी, जो शायद मिस्टर विद्युत को पसंद ना आए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सीक्रेट बातें किसी के सामने ना आए तो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात की जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? वो अभी परेशानी थी कि तभी से वैदेही की आवाज़ सुनाई दी, अंडरस्को, मैंने तो पहले ही कहा था ना तो गुरूर अच्छी लड़की है और ना ही ये गुरूर की तरह दिखने वाली लड़की।
ये दोनों लड़कियां सिर्फ वालिया खानदान को बर्बाद करने के लिए आई है, इसलिए मेरी बात मानिए है, इन दोनों को धक्के मार कर बाहर निकलिए, क्योंकि गुरूर भी कोई दूध की धुली नहीं है। मुझे तो लगता है इन सब में जरूर वो भी शामिल होगी। फिर ये सुनते ही नव्या की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, अंडरस्को, नहीं नहीं, इसमें गुरूर शामिल नहीं थी। तुम उस पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। ये सुनकर अब वैदेही गुस्से से बोली, अंडरस्को, तो साफ साफ बताओ कौन शामिल था इसमें? कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया था और किस मकसद से तुम यहाँ आए थी? क्योंकि बिना किसी मकसद से तो तुम यहाँ नहीं आई होगी ना, इसलिए साफ साफ सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं इस वालिया खानदान की बेटी हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैं यहाँ रही हूँ। कोई अगर वालिया खानदान को परेशान करने की कोशिश करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ती। तभी सुष्मिता जी ने गुस्से के साथ नव्या को देखकर कहा, अंडरस्को, नव्या तुम मुझसे सच सच बताओ, ये सब कुछ तुमसे किसने करवाया था? किसके कहने से तुम हमारे घर में इस तरह से आई थी? और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सुष्मिता जी की ये बात सुनकर नव्या ने ना चाहते हुए भी गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को, देखिए आंटी, पहले आप मेरी बात शांति से सुनिए। आप सब जैसा सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी गुरूर की जगह लेने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मैंने तो हमेशा से उसे एक अच्छी लड़की समझा है और उसकी रिस्पेक्ट की है, इसलिए प्लीज़ मुझ पर ये इल्ज़ाम पहले लगाना बंद कीजिए। ये सुनकर नीलेश जी ने गुस्से के साथ कहा, अंडरस्को, तो फिर मुझे साफ साफ बताओ कि किस वजह से तुम यहाँ पर आई हुई थी, और अगर तुमने नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जल्दी बताओ। उनके चिल्लाने से नव्या बहुत ज़्यादा डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं यहाँ पर अपने मन से नहीं आई थी, बल्कि मुझे यहाँ पर। कहते कहते वो फिर से रुक गई और फिर तभी वैदेही ने दांत पीस कर कहा, अंडरस्को, दादाजी, छोटी माँ, मुझे लगता है ये लड़की इतनी आसानी से नहीं बताएगी। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये लड़की इस घर में रहने लायक नहीं है। ये कहकर वैदेही ने नव्या के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए गेट की तरफ लेकर जाने लगी। नव्या तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को, ये आप क्या कर रही है? प्लीज़ छोड़िए मुझे। कहाँ लेकर जा रही है? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वेदांत को पता चलेगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर वैदेही गुस्से से बोली, अंडरस्को, वेदांत को जब ये पता चलेगा कि तुम उसके ही बड़े भाई की बीवी बनाकर यहाँ पर पहले ही उसके कमरे में रह चुकी हो, तब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलेगा और तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखेगा। इसलिए शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इस तरह बाहर निकाल रही हूँ। इसी के साथ वैदेही ने नव्या को जोर से बाहर धक्का दे दिया। नव्या संभाल नहीं पाए और वो तेजी से चिल्लाते हुए जैसे ही बाहर दरवाजे पर गिरने को हुई, लेकिन किसी ने उसे आगे से पकड़ लिया और उस शख्स को देखते ही वैदेही के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए और वही नव्या भी तुरंत हैरानी के साथ शख्स को देखने लगी। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी, एपिसोड 94, गुरूर द लेडी बॉस। अब आगे। जैसे ही वैदेही ने नव्या को धक्का दिया, नव्या सीधे सामने की तरफ जाकर गिरी, लेकिन वो नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे पकड़ लिया और जैसे ही वैदेही ने सामने गुरूर को देखा, उसने एक पल के लिए अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि गुरूर उसे गुस्से से देख रही थी। वो उसे गुस्से से देखकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा बिहेव करने की? वही नव्या ने जब गुरूर की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सिर उठाया। उसकी नज़र गुरूर की तरफ गई और गुरूर को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो आगे बढ़ी और उसने तुरंत गुरूर को हग कर लिया और रोते हुए बोली, थैंक गॉड गुरूर, तुम यहाँ आ गई। यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जगह पर जानबूझकर यहाँ आई हूँ और जानबूझकर मैंने तुम्हारी जगह ली जिससे कि मैं इस मैसूर की महारानी बन सकूँ। लेकिन ये सच नहीं है, प्लीज़ इन्हें बताओ सच क्या है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ मिस्टर विद्युत के कहने पर किया था, वरना मैं कभी यहाँ पर ना आती, और मैं जब सबसे पहले यहाँ पर आई थी तो वो गलती से आई थी। मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। प्लीज़ गुरूर, इन सबको बताओ। उसकी ये सारी बातें सुनकर गुरूर हैरानी से बोली, तो क्या इन्हें तुम्हारे यहाँ पहले भी आने का सारा सच पता चल गया? ये सुनकर नव्या उससे अलग हुई और आंसू साफ करते हुए बोली, हाँ, और वो भी वैदेही ने बताया है। पता नहीं इसे मुझसे और तुमसे क्या चिढ़ है, ये हर वक्त मुझे और तुम्हें कहती रहती है। इससे पहले जब मैं तुम्हारी जगह पर यहाँ पर आई थी तब भी ये मुझको तुम समझकर हर वक्त उल्टा सीधा बोलती रहती थी। उस वक्त मैं इसे उतना जानती नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ इसकी बातों को इग्नोर किया। लेकिन अब जब मुझे इसके बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है तो मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ही घटिया लड़की है जो सिर्फ तुम्हारे और मिस्टर विद्युत की जिंदगी में आग लगाना चाहती है। वैदेही अपने बारे में नव्या के मुंह से ये सारी बात सुनकर भड़क गई और वो गुस्से से बोली, ए लड़की, जस्ट शट अप। अब अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की बातें बोलोगी और मैं सुनती रहूंगी? तुम्हें तो यहाँ से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती के बाद कोई बेशर्म लड़की ही यहाँ पर अपना मुंह दिखाएगी।
इसके जवाब में नव्या कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन इस वक्त गुरूर ने उसे अपने पीछे कर दिया और सीधे वैदेही की तरफ बढ़ते हुए बोली, उससे क्या बोल रही हो तुम? जो भी कहना हो मुझसे कहो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी के साथ ऐसा बिहेव करने का क्या अंजाम होता है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ी और उसने सीधे एक पंच वैदेही के मुंह पर मार दिया। वैदेही उसके इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर जा गिरी। सुष्मिता जी और नीलेश जी ने जैसे ही ये देखा वो दोनों दंग रह गए और वही वैदेही ने अपने आप को संभालते हुए गुस्से से बौखलाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं अब तेरी जान ले लूंगी। इसी के साथ वैदेही आगे बढ़ी और उसने सीधे गुरूर के बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया और वो गुस्से से उसे घसीटने लगी, लेकिन गुरूर ने उसके हाथों को पकड़ा और दूसरे ही पल उसे मरोड़ दिया। वैदेही की जोरदार चीख निकल गई और गुरूर ने उसके बालों को पकड़ते हुए दांत पीसकर कहा, मुझसे लड़ाई करने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा, क्योंकि मैं गुरूर माथुर हूं और मेरे अंदर ठाकुर का खून है, जिसे तुम जैसी बेफिजूल की लड़की हरा नहीं सकती। और अब कभी ना तो तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश करना और ना ही नव्या से, क्योंकि हम दोनों की शक्ल भी एक है और अब से हम दोनों भी एक हैं। इसलिए तुम्हें उससे लड़ने से पहले मुझसे लड़ना होगा। इसी के साथ उसने वैदेही के हाथ को दूर झटक दिया और गुस्से से वहां से सीधे नव्या की तरफ बढ़ गई। वहीं नव्या ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। वो मन ही मन गुरूर की तारीफ करते हुए बोली, बेशक से हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन हम दोनों के अंदर बहुत कुछ अलग है। जैसे कि मैं सिचुएशन से बहुत जल्दी डर जाती हूँ और लोगों के इल्ज़ामों से मैं रोने लगती हूँ, लेकिन इस जगह गुरूर इतने सारे इल्ज़ामों के बावजूद भी डटकर अपनी मुसीबत का मुकाबला करती है और लोगों से हाथापाई करने में भी पीछे नहीं हटती। सच में मुझे गुरूर से अभी बहुत कुछ सीखना होगा। वो अभी ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी गुरूर उसके पास आते हुए उसके हाथ को पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोली, तुम्हें इस वैदेही से डरने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे भी डर नहीं लगता और तुम विधान की बीवी हो और इस खानदान की छोटी बहू, इसलिए तुम्हें पूरे हक से यहाँ रहना चाहिए। कोई तुम्हें निकालने के लिए धमकी दे तो उससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि डरकर मुकाबला करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब विधान खुद तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले तुम्हें तभी इस घर को छोड़कर जाना है, इससे पहले नहीं, समझी? ये सारी बातें सुनकर नव्या आगे बढ़ी और उसने तुरंत गुरूर को हग कर लिया और प्यार से बोली, थैंक यू सो मच गुरूर, तुमने वाकई मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया। आई एम सो हैप्पी कि मुझे तुम जैसी एक लड़की मिली जिससे मुझे हर वक्त सिर्फ पॉजिटिव वाइब आई है। ये सुनकर गुरूर मुस्कुरा दी और फिर नव्या उससे अलग होते हुए बोली, और तुम फिक्र मत करो, मैं अब कभी वैदेही से नहीं डरूंगी और ना ही किसी और से। लेकिन तभी सुष्मिता जी ने कहा, लेकिन गुरूर, क्या इन सब के बारे में तुम्हें पता था कि इससे पहले भी नव्या तुम्हारी जगह यहाँ पर आई थी और उसने हम सबके साथ पूरा एक हफ्ता बिताया था, और उसने जो कुछ भी किया था उसमें विद्युत की रजामंदी थी? इसके जवाब में गुरूर ने अब गहरी सांस ली और बोली, हाँ, इन सब में विद्युत की रजामंदी थी, इसलिए आप सबका कोई हक नहीं बनता कि आप सब इसे बाहर निकालें। जैसे ही गुरूर ने ये कहा वहां मौजूद सभी ये सुनकर हैरान रह गए। वहीं वैदेही जो जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, उसने भी जब ये सुना तो वो भी दंग रह गई। वेल हेलो गाइस, ये मेरी न्यू स्टोरी है जिसमें पैशनेट चाइल्डहुड रोमांस होगा, सो एक बार जरूर ट्राई करे। बचपन से लिखी गई ये इश्क और जुनून की कहानी, लेकिन इश्क जब जुनून बन जाए तो दिल अपने आप बेरहम हो जाता है। कुछ यही हाल था एक आवारा पागल दीवाने का, जिसका इश्क जब सारी हदें पार किया तो बन गया वो एक बेरहम आशिक। वो एक ऐसा आशिक बना जिसके अंदर एक छोटी सी मासूम के लिए भी कोई इंसानियत नहीं बची। पहली नज़र का वो खुमार अब जुनून और दीवानपन बन गया। कौन है वो सनकी पागल इंसान? क्या उसने मासूम लड़की के साथ? आखिर क्या होगा इस इश्क का अंजाम? जानने के लिए पढ़िए क्योंकि वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।